जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल आपका बोर्ड का एग्जाम है केमिस्ट्री का क्लास 12th का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके आने की सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है, जो आएंगे ही आएंगे। उन्हीं में से 3 सेट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊं कि इसी में से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। और जो भी क्वेश्चंस है साथ में आपको आंसर्स भी स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे, ताकि आपको इधर सर्च ना करनी पड़ी चीजें। बस आप इस लेक्चर को देखिए। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, और बस लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ा और सोचते कुछ ठीक मार्क्स आ जाए, उनको मैंने टारगेट रखते हुए ये लेक्चर डिजाइन किया है। तो बस अब बिना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, क्योंकि अब लगभग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी अच्छे मार्क्स के आते हैं, तो इसलिए इसमें थ्योरी वाले पोर्शन पे ध्यान देना भी जरूरी है। इसमें जो सॉल्यूशन में से थ्योरी आएगी, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, इसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं लिख देता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और आप कर लेना। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेशंस आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन पूरी थ्योरी पढ़ने की, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है। अब वो टाइम है कि आप कम से कम करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो पोर्शन है, बस ये थ्योरी आपको करनी है। अच्छा, जो ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं, सेकंड, इसमें ध्यान रखना है आपको, ग्राफ भी आता है। जब आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो ग्राफ भी आता है। उस ग्राफ को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एनोड कैथोड रिएक्शन से 3 सेल्स जो है बैटरी, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी है, जैसे इसमें वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए पूछ सकता है कि कोई भी एक आ सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। चार्जिंग को पलट देंगे तो आपका डिस्चार्जिंग वाली आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सेल रिएक्शन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये ड्राई सेल की एनोड कैथोड रिएक्शन है। फिर आपकी मरकरी सेल की एनोड कैथोड रिएक्शन है। ये लेड स्टोरेज बैटरी जो, उसकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होती है और चार्जिंग में क्या होती है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो चार्जिंग वाली है, डिस्चार्जिंग वाली जो है, इसके एनोड को अगर मैं पलट दूं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दूं, तो वो चार्जिंग वाली का क्या बन गया है, चार्जिंग वाली का बन गया है वो आपका कैथोड। और इसकी कैथोड को अगर मैं चेंज कर दूं, डिस्चार्जिंग वाली की कैथोड को पलट दूं, तो क्या बन जाएगा, इसका एनोड बन जाएगा, ठीक है। ये फ्यूल सेल के लिए लिखा हुआ है। कोरोजन आपको पता ही है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी मेटल की सरफेस पर अटैक करती हैं और उसको धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट करती है। खत्म कैसे करती है, उस मेटल को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड एक्सेट्रा में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे मेटल क्या खत्म होने लग जाती है, उसे कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी जो सेल रिएक्शंस एनोड कैथोड की, वो इधर एक साथ मैंने लिख दी है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट हमारी केमिकल काइनेटिक्स। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत लिमिटेड है, आपको बस गिनी चुनी डेफिनेशंस करनी है, ये करेंगे। इसके बाद आपको इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, यहां पर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसका आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 की बात कर रहे हैं यहां पे, इसे कैसे बनाया जा सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपका K2Cr2O7 है, ये कैसे बनेगा, और इनके साथ रिएक्शंस, ठीक है। साथ में अच्छा देखो, कलर के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए डी ब्लॉक का, मैग्नेटिक नेचर के बारे में आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आ जाए, तो सीधा सा है, बस आप ये लिख दो, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन
डी ऑर्बिटल्स। खत्म, ज्यादा आपको कुछ लिखना ही नहीं इसके अंदर, बस ये बात लिख दो, ठीक है। कहीं भी ऐसा आ जाए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आंसर मत लिखना आप। जैसे मान लो पूछ ले कि आप Cr2+ और Mn3+ में से Cr2+ कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे Cr2+ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर देखोगे तो Cr2+ में D3 है और Mn3+ भी आपका Cr2+ आपका D4 है, हाँ, और जो आपका Mn3+ है वो भी D4 है, तो दोनों D4 हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसका आंसर मत लिखना। क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा, वो बोलेगा कि why Cr2+ is better reducing agent than Mn3+, कुछ इस तरह से खुद ही बताएगा कि ये बेटर होता है इसके मुकाबले, क्यों। तो सीधा सा जिसको बेटर बता रहा हो ना कि ये बेटर होता है, तो लिख दो कि क्योंकि इसकी जो SRP की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। और जिसको कम रिड्यूसिंग का कम अच्छा बताना उसके लिए क्या बोल दो कि इसकी SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मतलब कम नेगेटिव होती है। या किसी को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना हो तो ये चीज क्या हो जाएगी कि SRP की वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है, इसलिए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सिंपल बन जाएगा इससे, ठीक है। अब चलते हैं इसे थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी या स्कैंडियम 3+, ये कहीं भी लिखा मिल जाए आपको अगर, ठीक है ना, क्वेश्चन में, तो आप इसमें बस ये लिख देना, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। खत्म। ऑक्सोमेटल अनायन, ऐसा कोई नाम आपको लिखा मिल जाए, ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, तो वहां पे सिर्फ आंसर में MnO4- लिखाना, खत्म काम। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, हाँ, ये आप अच्छी तरह से कर लेना। और इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर ऑलरेडी आप जब जाओगे तगड़े क्लासेस पर, आप जब देखोगे तो मिलेगा, तो स्टार्टिंग में ही उसमें आपका एक तरफ तो होगा आपका पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक में आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है उनकी अलग से एक लेक्चर होगा। तो बस खाली बार देखना है उनको, याद कैसे करना, फटाफट वहां से हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्वेश्चन आता है, या तो आईयूपीएसी नेमिंग पूछेगा, कहेगा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो इनका, ठीक है, या ये दे रखे होंगे और इनका नाम पूछेगा, ठीक है। मतलब यहां पे तो क्या, इनका आईयूपीएसी नेम लिखिएगा, एक बार आईयूपीएसी नेम दे रखा होगा, पूछेगा कि हाँ इसका फॉर्मूला बताओ, ये दो होगा। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह क्वेश्चन होगा, उसमें पूछेगा इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इन्हीं में से पूछता है वो, कि बताओ भाई इनके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। मैग्नेटिक नेचर के लिए पूछे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेना पहले, डी ऑर्बिटल में कितने हैं। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहां पर वैल्यू मान लो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, तो 4 लिख दिया, तो 4 + 2 6 6 × 4 24 √24, जो भी है वैल्यू आएगी वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना, 4.9 या 4 पॉइंट समथिंग जो भी है। CFST के सिर्फ 4 पॉइंट याद रख लेना, एम्बिडेंट लिगेंड की डेफिनेशन, किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, और लिगेंड की डेफिनेशन। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएगी, आप अच्छा बोलोगे हमें तो आती नहीं पीसी नहीं, हमें तो नहीं आती हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, हमें तो नहीं आता है, तो इसके लेक्चर ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बोर्ड लेवल सीरीज, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे के लेक्चर डल चुके हैं। उन 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स में मेरा मानना है कि कम से कम 25-30 मार्क्स का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बताया गया कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वही हमने उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। कि अगर मैं कहूं कि ये अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एग्जांपल है, न्यूट्रल का है, कटायनिक का है, ये आपका ये कटायनिक का है, तो सारा उसके अंदर है A to Z, ठीक है। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाली और नाइट्रोजन फैमिली की। और ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, अच्छा बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चंस, जो बायोमोलिक्यूल आएगा उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको पढ़ देंगे, पूरा बायोमोलिक्यूल इसी में से आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। और जो न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स
कुछ बच्चे क्या होते हैं न्यूमेरिकल को लेके बहुत ज्यादा डरते हैं। मैंने टोटल 9 के आसपास न्यूमेरिकल इसमें सेलेक्ट किए हैं। इसी टाइप के आएंगे। टाइप से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये उठ के आ जाएगा, इसी तरह का आएगा, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक है, बस उसमें एक बात ध्यान रखना, जो केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रिड्यूस्ड बाय लिखा है, रिड्यूस्ड टू लिखा है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर परसेंटेज लिखी आती है उसमें तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या 100 रखेंगे, और फ्रैक्शन लिखा आता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, और रिड्यूस्ड टू 20% लिखा आता है तो 100 के नीचे क्या आएगा, डिवाइड बाय 20, और लिखा आता है रिड्यूस्ड बाय 20%, तो ऊपर तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गई, नीचे क्या आएगी, रिड्यूस्ड बाय 20 लिखे तो 100 माइनस 20 आएगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 7 से 8 नंबर का ऐसा आएगा जो काफी थोड़ा, जिन बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी वो उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन लगभग मेरा मानना है 50 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो बहुत सिंपल है, जिस बच्चे ने साल भर थोड़े बहुत पढ़ाई की है वो कर सकता है, जिसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए है ही। इसमें से आप जितना ज्यादा कर सकते कीजिए। और जो ऐसे टॉपिक्स है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, हाइब्रिडेशन नहीं आती आपको, और ये सब जो है क्या बोलते हैं आपको आईपीएससी में भी नहीं आती, तो इसके लिए आप जो हमारा सीबीएसई बोर्ड लेवल सीरीज जो है उसके लेक्चर्स पे जाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर हैं वे टोटल, तो बड़ी आराम से आप उनको समझ सकते हो। बिल्कुल आराम से आपको चीजें करनी, आज चाहे आप रात को कितने बजे सोइए, लेकिन कोशिश यही करना कि किसी भी चीज को कल सुबह के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि सुबह जैसे आपकी आंख खुलेगी सिर्फ पेज पलटेंगे आप, माइंड में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो मेरा मानना है पहले, सबसे पहले तो अपने अपने जो आपकी हार्ट बीट है उस पर कंट्रोल करो, नॉर्मल तरीके सांस लो, चीजों को देखो समझो, चीजें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। और कृपया करके आज थोड़ा सेल फोन से और इन सब चीज दूर रहना, क्योंकि माइंड बोलेगा कि चलो थोड़ा शाम को, भाई पूरे साल टालते रहे हैं तो अब नहीं टालना, अब सिर्फ पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही ये चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप ये कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ खास आएगी नहीं चीजें। ठीक है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया है, ताकि एंड टाइम पर थोड़ा बहुत हम करके हम ऐसा कर सके कि हमें फेल ना होना पड़े, हम सही से मार्क्स लेकर पास हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं, आगे मिलते हैं, तब तक जितना हो सकता है तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।